नमस्कार। कक्षा 9 विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ के इस खास मास्टर क्लास में स्वागत है। आज का हमारा सीधा सा टारगेट है उन सारे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना जो MCQ यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चुटकियों में हल करने के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, हमारे चारों ओर मौजूद हर एक चीज, चाहे वो सांस लेने वाली हवा हो, पीने का पानी हो या फिर रास्ते का पत्थर, आखिर ये सब किस चीज से बनी है? यहीं से तो विज्ञान की असली शुरुआत होती है ना? यही वो सवाल है जो इस पूरे चैप्टर की नींव रखता है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। 1. पदार्थ क्या है। 2. कणों के गुण। 3. पदार्थ की अवस्थाएं। 4. अवस्था परिवर्तन के कारण। और अंत में 5. वाष्पीकरण का प्रभाव। बस यही हमारा आज का सफर रहने वाला है। नंबर 1, पदार्थ क्या है, बुनियादी बातों की पहचान। चलिए सीधे पहले टॉपिक पर चलते हैं और उस बेसिक साइंटिफिक डेफिनेशन को समझते हैं जिस पर यह पूरी दुनिया टिकी है। अब पदार्थ की जो सबसे पक्की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? कोई भी चीज जो जगह घेरती है, मतलब जिसका अपना एक आयतन या वॉल्यूम होता है और जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है, बस वही पदार्थ है। MCQ सॉल्व करते वक्त दिमाग में एकदम सेट कर लेना है कि ये दोनों ही शर्तें नॉन नेगोशिएबल हैं। द्रव्यमान और आयतन दोनों का होना 100% जरूरी है, तभी वो मैटर कहलाएगा। चलिए MCQ मास्टर क्लास है तो एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। आयतन यानी वॉल्यूम का अंतर्राष्ट्रीय मानक या कह लें SI मात्रक क्या होता है? ये सवाल कई बार पेपर में घूम फिरकर आता है और इसका सीधा सा जवाब है घन मीटर या क्यूबिक मीटर। रोजमर्रा की जिंदगी में हम लीटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, बस यहीं पर कंफ्यूजन होता है। लेकिन याद रखना है, विज्ञान की दुनिया में इसका SI मात्रक घन मीटर ही होता है। एकदम रट लीजिए इसे। नंबर 2, कणों के गुण, अदृश्य कणों का व्यवहार। अब थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जो छोटे छोटे अदृश्य कण होते हैं ये आखिर काम कैसे करते हैं। इन कणों के व्यवहार के 3 गोल्डन रूल्स हैं। पहला, कणों के बीच हमेशा खाली जगह यानी रिक्त स्थान होता है। दूसरा, ये कभी शांत नहीं बैठते, हमेशा चलते रहते हैं, मतलब इनमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। और हाँ, अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो इनकी ये एनर्जी और तेज हो जाती है। और तीसरा रूल, ये कण हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। अब इस आकर्षण बल को आसानी से समझने के लिए जरा इस तस्वीर पर गौर करते हैं। बिहू नर्तकों ने कैसे एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ रखा है। बिल्कुल इसी तरह पदार्थ के कण भी एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स के कारण लॉक करके रखते हैं। जाहिर है, हर पदार्थ में ये फोर्स अलग अलग होता है और यही तय करता है कि किसी चीज को तोड़ना कितना आसान या मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। अभी जो हमने कणों के गुण देखे ना, असल में वही तय करते हैं कि कोई भी पदार्थ हमें किस भौतिक अवस्था में दिखाई देगा। ये जो टेबल है ना, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए बिल्कुल एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ठोस, द्रव और गैस का ये कंपैरिजन समझना बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए, ठोस का आकार और आयतन दोनों फिक्स होते हैं और इन्हें दबाया यानी कंप्रेस लगभग नहीं किया जा सकता। वहीं द्रव का आयतन तो फिक्स है लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाए। और रही बात गैस की, तो इसका ना आकार फिक्स है और ना ही आयतन, लेकिन हाँ, ये अत्यधिक संपीड्य यानी हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। चलिए नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, अवस्था परिवर्तन के कारण, तापमान और दबाव। क्या कोई पदार्थ हमेशा एक ही अवस्था में रहता है? बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि तापमान या दबाव बदलने से ये पूरी कहानी कैसे बदल जाती है। यहाँ फिर से एक बहुत ही हाई यील्ड ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। चलिए साइंस के एक स्पेसिफिक कांस्टेंट को रिकॉल करते हैं। केल्विन पैमाने पर बर्फ का एकदम सटीक गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? और इसका एकदम एक्यूरेट जवाब है 273.16 केल्विन। इस 0.16 वाले नंबर पर खास ध्यान देना है। हम अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिकली वो केल्विन स्केल पर इसी वैल्यू के बराबर होता है। एग्जाम के लिए ये एग्जैक्ट फिगर दिमाग में छपा होना चाहिए। चलिए, गलनांक की बात हो गई तो इसी से जुड़ा क्वथनांक यानी उबलने का सवाल भी देख लेते हैं। पानी का क्वथनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जवाब है 373 केल्विन। इसका गणित तो बहुत ही सिंपल है।
पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो बेसलाइन जो 273 केल्विन थी उसमें बस 100 जोड़ दीजिए, मिल गया 373 केल्विन। बहुत ही आसान। अब बात करते हैं एक बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट की, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट। कभी सोचा है कि जब बर्फ पिघल रही होती है तो हम उसे लगातार हीट देते हैं, फिर भी थर्मोमीटर का तापमान क्यों नहीं बढ़ता? दरअसल वो हीट इन कणों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो जाती है। चूंकि इससे तापमान नहीं बढ़ता, इसलिए इसे गुप्त या छिपी हुई ऊर्जा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन में एक और जादू देखने को मिलता है, ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। ये वो अनोखा प्रोसेस है जहां कोई चीज ठोस अवस्था से पिघलकर लिक्विड नहीं बनती बल्कि सीधे गैस में बदल जाती है। एमसीक्यू के लिए इसके एग्जाम्पल्स बहुत फेवरेट है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, कपूर और ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, 5, वाष्पीकरण का प्रभाव, सतही प्रक्रिया और शीतलता। अब हम उस प्रोसेस की बात करेंगे जो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे के तापमान पर भी लगातार बिना रुके चलता रहता है। ये जो फैक्टर्स यहाँ दिए गए हैं ना, ये एमसीक्यूज के लिए लिटरली एक चीट शीट हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है कि कौन सा कारक वाष्पीकरण को बढ़ाएगा। तो याद रखिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना, तापमान का बढ़ना और हवा की तेज गति, ये सब वाष्पीकरण को फास्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हवा में पहले से ही ह्यूमिडिटी यानी नमी मौजूद है तो वाष्पीकरण की स्पीड कम हो जाती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल सवाल। ये तो हमने सबने महसूस किया है कि वाष्पीकरण से ठंडक मिलती है, पर साइंस की भाषा में ऐसा होता क्यों है? इस इवेपोरेशन के मैकेनिकल प्रोसेस का उस ठंडे एहसास से क्या कनेक्शन है? सारा खेल एनर्जी ट्रांसफर का है। वाष्पीकरण के दौरान जब द्रव के कण गैस में बदलते हैं तो वो अपनी खोई हुई ऊर्जा की भरपाई करने के लिए हमारे शरीर से या आसपास की जगह से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जब वहां से हीट खींच ली गई तो जाहिर है तापमान गिर जाएगा और हमें ठंडक महसूस होगी। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने पर जो सुकून मिलता है या हाथ पर एसीटोन गिरने पर जो ठंडा लगता है, वो सब इसी का कमाल है। तो अभी तक हमने ठोस, द्रव और गैस की पूरी साइंस समझ ली, लेकिन साइंस कभी रुकती कहाँ है? एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस तस्वीर के साथ आज की चर्चा खत्म करते हैं। क्या पता था कि पदार्थ की एक 5वीं अवस्था भी होती है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी भविष्यवाणी भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस की कैलकुलेशंस के आधार पर खुद आइंस्टाइन ने की थी। इन 3 बेसिक अवस्थाओं से परे भी जानने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस मास्टर क्लास में बस इतना ही। इस साइंस एक्सप्लोरेशन को ऐसे ही जारी रखना है। फिर मिलेंगे।